आपके साथ मैंने ये शेयर किया था कि हार्ड रॉक के अंदर दो इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिक्स की कैरेक्टरिस्टिक, हाइड्रोलिक रॉक की प्रॉपर्टी के ऊपर, वो थी एक पोरोसिटी, जिसमें पोर जो होते हैं उसका जो वाइड रेशियो है पूरे मास के साथ में कितना वो वॉल्यूम के साथ एक रिलेशनशिप है, उसको परसेंटेज में मान लीजिए आपको 70% के अबव है पोरोसिटी, तो हम मान के चलिए कि रिचार्ज की कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो इसी तरह हार्ड रॉक में बेसिकली हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ट्रांसमिट हो रहा है वाटर, जो एक्वीफर्स में मिल रहा है पर यूनिट सेक्शन एरिया में कितना निकलता है, कितना ट्रांसमिट होता है, उस फैक्टर हार्ड रॉक के ऊपर जो एक्वीफर बनेगा उसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें कैसे रिचार्ज की प्लानिंग करना है। भाई हमें रिचार्ज वहाँ करना है जहाँ ज़मीन पे एक्वीफर जो मिलते हैं वो रिचार्ज हो जाए, उनको पानी लेना भी तो है, जिसकी हाई ट्रांसमिसिविटी वैल्यू होगी वो ज़्यादा पानी लेगा। इसका मतलब है कि नीचे ज़मीन में हमको बेसाल्ट वाले केस में इंटरफ्लो कॉन्टेक्ट भी एक एक्वीफर सिस्टम बनाएगा। वेदर्ड बेसाल्ट हो गया, वेसिकुलर बेसाल्ट हो गया, और फ्रैक्चर और जॉइंटेड बेसाल्ट हो गया। तो ये एक पिक्चर बताया है बेसिकली इस बात का कि आपको मैंने पहले ही समझाया था कि वाटर लेवल झोनिंग करके आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपका जो प्लानिंग है पोस्ट मानसून वाटर लेवल के साथ में कितनी जगह खाली है इसमें, ये निकालेगा। इसके एक एनालिटिकल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम सबसरफेस पोटेंशियल निकालेंगे। सो अल्टीमेटली एरिया की यदि हमारे पास एक लिनियामेंट की डाटा है, लिनियामेंट यदि है तो वो इंडिकेट करेंगे कि ज़मीन के अंदर ये फैक्चर्स हैं, इसको हमें रिचार्ज करना है। यदि वेसिकुलर बेसाल्ट हुआ तो थिकनेस लेटरल आएगी या हॉरिजॉन्टल आएगी। दूसरी बात क्या है कि जो ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज का जो पैटर्न है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सेकंड थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, और स्ट्रेट लाइन ड्रेनेज है, मेंडरिंग वाली है, या फैक्चर्स के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम है। तो उस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग हमको करना पड़ेगा कि हमारे को किस तरह से समझने के लिए सहायक हो ड्रेनेज का पैटर्न। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने क्या करा है, एक इस तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के PRS मॉडल एक बनाया है। ये हमें इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी का अपना ओन कंसेप्ट है। हम सभी लोग आपके साथ हमें इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी से जुड़ा। तो PRS से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें वाटरशेड के लैंड सरफेस मतलब उसकी जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर हमको एक ऐसे रीजन के आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा जहाँ पर्कुलेशन हो रहा है, एक ऐसे रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे कि रिचार्ज हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो कुछ भी तीनों कॉन्सेप्ट है सबसरफेस डाइक के लिए मैंने आपको बताया, तो मुझे निश्चित रूप से ऐसे एरिया की खोज करना पड़ेगी जहाँ पे ज़मीन में सबसरफेस रिटार्टेशन आ जाए, मतलब एक अवरोध खड़ा करूँ तो पानी बैक करके पीछे हो जाए। जैसे बांगर का एक क्लासिक एग्जांपल है, बांगर ट्रैक्टर का, वो वॉल के ऊपर चढ़ता था और रिबाउंड हो जाता था। अब मानिए वॉल क्या है, एक बैरियर है, आपने एक स्ट्रक्चर तान दिया तो वो बैक हो गया। तो बैक होने का मतलब क्या, पानी उस पर उस सरफेस पे आ रहा है, बैक हो रहा है, तो कहाँ जाएगा पानी? वो एक्वीफर जो कुओं के अंदर है, कुएं आपके भर जाएंगे। तो आपके किए हुए रिचार्ज का जो वाटर है एज ए बेस फ्लो जो ज़मीन से निकल रहा है, हम उसके लिए डाइक बनाते हैं। तो ये तीन रीज़न है। रिचार्ज रीजन में पर्कुलेशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो पर्कुलेशन स्लोप कॉन्सेप्ट है। स्लोप के ऊपर पहाड़ियों के बीच में नाला बनते हैं, फर्स्ट सेकंड उस पर बनाते हैं। तो बेसिकली इस PRS मॉडल से ये बताने की आवश्यकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की जो झोनिंग है, जैसे पर्कुलेशन है, तो हमें किस टाइप के इंटरवेंशन स्ट्रक्चर की जरूरत है। रिचार्ज रीजन है तो हमें किस टाइप की स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। सबसरफेस रिटार्टेशन बनाना है तो किस टाइप की स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में ये तीनों चीज़ निकल के आती है कि अलग अलग जोनिंग के बेस पे हम ये प्लान कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, अभी तो हमारी मर्जी चलती है, हमको लगा कि स्टाफ डैम बनाना है तो हम स्टाफ डैम बना देते हैं, हमारी मर्जी लगती है तो हम रिचार्ज टैंक बना देते हैं, हमको लगता है कि ज़मीन इरकोचोन में आ रही है तो यहाँ टैंक बना दो। उस मॉर्फोलॉजिकल फीचर का सबसे ज़्यादा मतलब आपके किए हुए काम का रिटर्न आना चाहिए। आपके किए हुए काम का यदि आपने सोचा कि मुझे रिचार्ज करना है तो रिचार्ज आना चाहिए। नेक्स्ट, तो एक वाटरशेड की तरह क्या है, एक पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी
ज़मीन पे लगने लगी थी, उसके पहाड़ी और ज़मीन के बीच में एक ऐसे एक झोनिंग बनती है, येलो कलर से दिख रही है, इसको पेडिमेंट झोनते हैं। ये ज़्यादातर केस में देखा गया है कि सेकंड और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के नीचे के कांटेक्ट पे ही मिलती है। यही एरिया जहाँ आपको पर्कुलेशन टैंक बनाना है। तो ये ऑर्डरिंग की तरह हमें हमारी प्लानिंग में मदद लेना पड़ेगी कि हम उस तरह का जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से जब बन के थर्ड ऑर्डर बनता है तो पानी का क्वांटम कितना हुआ, हर ऑर्डर पे हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रन ऑफ की क्वांटिटी कितनी आ रही, उसके उपलब्धता के आधार पे हम प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी समझना ज़रूरी है। एक सेकंड डायग्राम देखिए आप, ये पिक्चर देखिए, ये एक पहाड़ी है, वहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम आ रही है। तो लूज बोल्डर चेक डैम जो बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक आप लूज बोल्डर चेक डैम बन गया। पर ये ग्रीनरी इस बात का संकेत दे रही है कि यहाँ पे वेसिकुलर का कांटेक्ट है और यहाँ पे जो कुछ भी लूज बोल्डर चेक से जो भी सॉइल रुकी है और इरोजन रुका है और वाटर का रिटेंशन हुआ है, तो उसने सॉइल मॉइस्चर तो डेवलप पर ग्रीनरी भी डेवलप कर दी। तो ये है उसका वेसिकुलर बेसॉल्ट का होने का रिजल्ट। एक तीसरा स्ट्रक्चर ये है रिचार्ज शाफ्ट, बहुत ज़्यादा फैसिनेशन में है ये रिचार्ज शाफ्ट की प्लानिंग। हर कोई बात कर रहा है रिचार्ज शाफ्ट। रिचार्ज शाफ्ट लेना कहाँ पे है, उसको लेने का तरीका क्या होगा, उसकी डेप्थ कितनी रखना है और हमें किन किन बातों का ख्याल करना है। किसी को इस पिक्चर को देखने बाद कोई ऐसी बात समझ में आ रही है कि रिचार्ज शाफ्ट बनने के बाद में मेरे साथ इस स्ट्रक्चर के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए। देख रहे, बड़े ध्यान से देखिए। रिचार्ज शाफ्ट यदि बनेगी तो उस स्लॉट के पोजीशन के एरिया के अंदर एक भंवर जैसा एक वाटर के जाने का साइन दिखेगा आपको। ये देखो, देखिए इस फोटोग्राफ्स का लेने का ये सोच है कि जो रिचार्ज शाफ्ट की कंस्ट्रक्शन हुई है किथोड़ाराव में, उसमें इस शिप्रा नदी के बीचों बीच जहाँ ले गया तो ये पानी अंदर की तरफ जा रहा है। एक ये स्ट्रक्चर है कनीपुरा का, उंडासा रिजर्वायर के नीचे है, मेरे उज्जैन के साथी जान रहे होंगे। तो उंडासा रिजर्वायर के वहाँ एक लिनियामेंट था, उस लिनियामेंट बैंक के किनारे डिल्ड करके उसको इंसर्ट किया गया था। और इसका हालत यह था कि जितना पानी आपको दिख रहा है ना, ये नाले पूरा भरा हुआ था फ्लड का, ये पूरा पानी इसने ले लिया। यदि आप प्रॉपर एक्वीफर की कंडीशन को समझ लेंगे और उसको रिचार्ज करेंगे तो निश्चित मानिए रिचार्ज शाफ्ट आपके उस स्थितियों का निराकरण करेगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। रिचार्ज शाफ्ट का इम्पेक्ट ये कि वेसिकुलर बेसाल्ट पे जितनी लेयर मिलेगी, आप मान लीजिए 60 मीटर आपने ड्रिल करके रिचार्ज शाफ्ट बनाया, तो कितनी जगह पे फ्रैक्चर आया, कितनी जगह वेसिकुलर की थिकनेस मिली, वो सब रिचार्ज हो जाएगी। सर रिचार्ज शाफ्ट में पाइप डालते होंगे, कैसे डालते हैं? एक ट्यूबवेल कैसा बनाते हैं वही रचना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा ट्यूबवेल है, तो जैसे अगर मिट्टी है नीचे तो फिर कैसे डालना पड़ेगी? हाँ, डालना पड़ेगी। तो कैसे डालेंगे तो फिर पानी सीधा डायरेक्ट नीचे पहुंचेगा, बीच में तो पानी कहीं जाएगा नहीं ना भाई। हमको अलग अलग लेयर मिल रही है, कोई जरूरी नहीं कि सभी लेयर जो मिल रही है एक्वीफर की वो गिरने वाली हो। मालवा प्लेटू पे 420 मीटर के आसपास की लेयर जो आती है वो गिरती है, 440 वाली भी गिरती है। तो ऐसी स्थितियाँ शुजालपुर, शाहजहाँपुर, देवास के आसपास मिलती है। नेक्स्ट, तो ये हमें क्या ज़रूरत है, यदि हमें पूरे वाटरशेड को डेवलप करना है, पूरे कैचमेंट को डेवलप करना है, जैसे मैं चंबल की बात, चंबल कैचमेंट को डेवलप करा, तो हमें सर रिचार्ज शाफ्ट अभी रह गया बीच में नहीं रहा। ये तो उसकी गहराई कितनी होना चाहिए और कहाँ बनना चाहिए? आपको बता दिया ना कि 60, 80, 90 आपकी मर्जी के हिसाब से। इसका यदि आपको डिसीजन लेना है कि उसकी डेप्थ कैसे रखना है, तो गांव के अंदर जो हैंडपम्प है या किसान जो है खेती कर रहे हैं, मान लो 120 मीटर पे ले रहे हैं या 100 मीटर पे ले रहे हैं, तो वहाँ तक तो आप जा सकते हैं आराम से। और फिर मैंने आपको बहुत वंडरफुल कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि एक्वीफर की थिकनेस, सॉरी फ्लो की थिकनेस है। मान लो 480 मीटर के एलिवेशन पे आप रिचार्ज शाफ्ट बना रहे हैं उज्जैन के आसपास, सॉरी 487, तो आपको ऊपर के 4 मीटर तो आपको रिचार्ज करने के लिए जगह मिल जाएगी, वेसिकुलर बेसाल्ट है। बाकी 460 पे आ जाएगा, 440 पे आ जाएगा, 420 पे आ जाएगा, फिर 386 पे आ जाएगा। तो आप देखिए आपकी जर्नी 480 के 490 के आसपास चली, 100 मीटर भी आप जाते हो तो 380 के आसपास आपने 4 एक्वीफर सिस्टम को रिचार्ज कर दी। ये फॉरेस्ट रीजन में आज सबसे ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत है
तो वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो फॉरेस्ट रीजन के अंदर बनता है, उसी पे यदि आप रिचार्ज की प्लानिंग करते हो, आपको डेवलपमेंट लाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर होगा रिचार्ज का। दूसरी बात मैंने आपको बोला है कि पर्कुलेशन टैंक के लिए इंटर कॉन्टेक्ट स्लोप पे जो आपका बनता है पेडिमेंट जोन, वहाँ पे आपको पर्कुलेशन टैंक्स बनाना है। तो फॉरेस्ट के रीजन में क्या स्ट्रक्चर की प्लानिंग हो सकती है, इसके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप किया। और अल्टीमेटली इसमें सबसे बेहतरीन कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है रन ऑफ ऑगमेंटेशन करने की ज़रूरत है फॉरेस्ट रीजन में, क्योंकि जो पानी आ रहा है उसको सही से चैनलाइज हो जाए और उसकी डेप्थ डेवलप हो जाए फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की, तो आपको बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर रिचार्ज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर दूसरा हमको क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ग्राउंड वाटर टेमिंग। ये नाम आपने सुना होगा। इस ग्राउंड वाटर टेमिंग में क्या करते हैं कि रिचार्ज शाफ्ट बनाते हैं, और रिचार्ज शाफ्ट उस जगह बनाते हैं जब मुझे इस बात का सुनिश्चित हो जाए कि मेरे एक नीचे एक्वीफर मिल रहा है, मुझे एक वेदरिंग वाला हम वेदरिंग को ना भूलें, वेदर्ड रॉक को नहीं भूलना चाहिए, उसकी भी थिकनेस 3-4 मीटर हो जाती है, तो उसको भी हम सैचुरेशन बनाने में मदद कर सकते हैं। तो टेमिंग में ये होता है कि एक स्ट्रक्चरली कंट्रोल लिनियामेंट्स होते हैं, और एक्टिव लिनियामेंट्स के ऊपर क्या होता है कि ऐसा सीरीज ऑफ रिचार्ज शाफ्ट आप बना सकते हैं। जैसे आप बहुत इंटरेस्टेड थे सीरीज ऑफ बनाने के लिए, तब हमें पानी की सुनिश्चित व्यवस्था करना पड़ेगी कि इसके अंदर नीचे रिचार्ज भी हो। तो एक 30 या 40 मीटर या 50 मीटर के क्षेत्र में हम यदि 3-4 बना रहे रिचार्ज शाफ्ट, तो हमारे पास एक कारण होना चाहिए कि मैं क्यों बना रहा हूँ। क्या शिप्रा की तरह फ्लड आने की तैयारी है? शिप्रा नदी में हर बार फ्लड आता है, तो क्या इस फ्लड का कोई सॉल्यूशन है? फ्लड का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ग्राउंड वाटर टेमिंग है, जहाँ रिचार्ज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। आप वहाँ सीरीज ऑफ रिचार्ज टेमिंग की रिचार्ज शाफ्ट बना दीजिए, और फ्लड का है तो ये वाटर को कम्प्लीटली रिचार्ज कर लेगा। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर वाटर फ्लडिंग। हमारे इस मॉडल के अंदर जो आपसे कल जियो स्पेशल की जो बात होने वाली है, जो लेयर आप बनाओगे, तो इसमें अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये एक टोपोशीट की ज़रूरत होती है, और फिर टोपोशीट के बाद में एक सेटेलाइट डाटा की ज़रूरत होती है, और इन दोनों के माध्यम से एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना देते हैं। अब हमें ये इस तरह की जानकारी से क्या निकालना है, हमें ये समझना है कि हमारे एरिया के अंदर कितना ऐसा एरिया है जो रिचार्ज वर्दी हो रहा है। वो पहाड़ियाँ हैं, बदलालों भी पहाड़ियाँ हैं, तो वो रिचार्ज वर्दी नहीं होगी, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। और इस तरह का डाटा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने पूरे स्टेट के अंदर हर ब्लॉक के अंदर बना रखा है कि उस ब्लॉक का कितना एरिया कहाँ से कहाँ तक रिचार्ज वर्दी एरिया है। दूसरी बात यह है कि वाटरशेड की बाउंड्री हमें मार्क करना है, पर ध्यान रहे कि वाटरशेड की बाउंड्री विद इन ब्लॉक होना चाहिए। हम एज ए ब्लॉक को यूनिट मान के चलेंगे, तो पहले हम कैचमेंट की बात करेंगे, और कैचमेंट के बाद में हम माइक्रो वाटरशेड और मिली वाटरशेड की बात करेंगे। शिप्रा उज्जैन ब्लॉक के अंदर है, तो शिप्रा एज ए कैचमेंट हो गया, उसके साइड में जो भी वाटरशेड बन रहे, जैसे नरवर पे मैंने काम किया था, या सिलार खेड़ी है आपका, तो इस तरह के वाटरशेड के जो ज्वाइनिंग है मुख्य नदी से, उससे पूरे ब्लॉक के अंदर कितने वाटरशेड माइक्रो वाले बन रहे हैं, कौन सा कैचमेंट बन रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि आपका कैचमेंट इंदौर से निकलने वाली शिप्रा नदी का मैं वाटरशेड डेवलपमेंट की प्लान बनाऊंगा कितने पे, 625 पे, 630 पे, तो मैं पहाड़ी की तरफ काम कर रहा हूँ। जैसे मैं इंदौर से उतरूँगा और मांगलिया के आसपास आऊँ, मेरी नदी प्लेन एरिया में आ जाएगी, तो वो पहाड़ी पे बनने वाली नदी का फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और नीचे सेकंड थर्ड ऑर्डर बनने की स्थिति में दोनों के कैरेक्टर में फ़र्क आ जाएगा, मेरा कैचमेंट भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, वहाँ जो फ्लो का कांटेक्ट था, नीचे की तरफ फ्लो का कांटेक्ट, दोनों फ़र्क है। 625 वाला मिलने वाला फ्लो 503 वाले से आप कंपेयर करोगे, तो आप बोला यार 503 वाला तो रिचार्ज ही नहीं करता, और 630 वाला बहुत पानी लेता है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ये कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस, इसकी परमेबिलिटी पोरोसिटी में फ़र्क है। तो ये इस तरह से हमको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगी, और रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्ट्रक्चर की बात करें तो लिनियामेंट समझना पड़ेगा, और कुछ ऐसे डाइक हो या क्वार्ट्ज रीफ हो, ये जैसे ग्रेनाइट के एरिया में वाटर बॉडीज़ हो, तो वाटर बॉडीज़ का भी जो कैचमेंट है उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। उसके डेवलपमेंट में हम काम करेंगे तो हो सकता है हम रिचार्ज की कंडीशन बना पाए।
जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, इस तरह से ये 12 ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वाटर लेवल और उसका फ्लक्चुएशन। अब इन्हीं पैरामीटरों के बीच में इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं तो आपको 2 पैरामीटर जैसे ड्रेनेज और लिनामेंट, 2 पैरामीटर 2 एस्पेक्ट रिलेशनशिप आएंगे। यदि ड्रेनेज, जियोमॉर्फोलॉजी और लिनामेंट की मैं बात करूं तो 3 एस्पेक्ट रिलेशनशिप, तो अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का मैं कन्वर्जन बना लूँगा तो मुझे एक फाइनल पिक्चर आ जाएगी कि एक ऐसा हाइड्रोफॉस्फेट मैप बना लूँ जिसमें मुझे देखते से मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ पे रिचार्ज का स्ट्रक्चर कौन सा लेना है, मुझे कहाँ डीलिंग करना है तो मुझे पानी मिल जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोफॉस्फेट मैप और अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू लीड टुवर्ड द कम्युनिटी लीड वाटर सिक्योरिटी प्लान एट विलेज लेवल। अल्टीमेटली गाँव वालों को चाहिए क्या? पानी चाहिए। कब चाहिए? सुरक्षित पानी चाहिए जो गर्मी में उपलब्ध हो। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया मैनेजमेंट प्लान कैसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में भी समझाया था कि जो मेथोडोलॉजी है और इस मेथोडोलॉजी के अंदर जो प्लानिंग हमको करना है प्रमुख रूप से रिचार्ज की करनी। पर्कुलेशन की मैंने बात कर ली आपसे। रन ऑफ ऑगमेंटेशन भी हम काम कर सकते हैं। रन ऑफ ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि ऐसा बहती हुई नदी, ऐसा बहता हुआ नाला, उसमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि पानी कितना आ रहा है, उस पानी में नीचे जो स्ट्रक्चर बने हैं, ऊपर जो स्ट्रक्चर बने, उसमें कमिटेड कितना रन ऑफ है, कितना क्वांटम, कितना वॉल्यूम उनको ज़रूरत है। उसके बाद यदि वो पानी बचता है, दैट इज़ ए नॉन कमिटेड सरप्लस रन ऑफ, उसको हमको प्लानिंग करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर वाला भी स्ट्रक्चर नहीं भर रहा है, नीचे वाला भी नहीं भर रहा है। हम पानी यहाँ रोक लेंगे और हम तो नीचे वाले पानी का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिए। तो हमें इंश्योर रहना है कि हमें कितने स्ट्रक्चर की ज़रूरत है और कितने स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो मैं तो हमारे वॉल्यूम जो है हमारा रन ऑफ आ रहा है उसकी क्वांटिटी पे डिसाइड होगा, ठीक है ना। ये जब तक आप नहीं कैलकुलेट करोगे आपके प्लानिंग के अंदर, तब फिर आप कैसे प्लान करोगे? तब फिर आपको क्या ज़रूरत है? आपको इस तरह के प्लानिंग करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है सबसरफेस पोटेंशियल निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा? कोई शेयर करेगा? ये बात मैं बता चुका हूँ, बताइए। नवंबर महीने में जो वाटर लेवल आती है उसका पिछले 10 साल की वाटर लेवल की ट्रेंड यदि हम समझते हैं, वाटर लेवल का आइडिया लेते हैं और हमें लगता है कि पिछले 10 साल में ये 8 से 10 मीटर के बीच में मिलता है, ये मेरा वाटर शेड, तो मेरे पास स्पेस कितना हो जाएगा? 8 मीटर लिया तो कितना हो जाएगा? 3 घटाए तो कितना बचा? 5 को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर किलोमीटर पे क्यूबिक मीटर हो जाएगा ना। डेप्थ हो गया, एरिया स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर। अब इस क्वांटिटी को जब मैं लेता हूँ तो मुझे ये समझना पड़ेगा ये कितने रिचार्ज करेगा, इतना क्वांटम का रिचार्ज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स समझ लीजिए आप कि मुझे इस बात की ज़रूरत है कि मेरा एरिया किस रेंज में, जैसे मैंने 8 से 10 का आपको बताया, तो साथ साथ मुझे एक बात की जानकारी और होना था कि इस एरिया के अंदर वाटर लेवल डिक्लाइनिंग ट्रेंड किस लेवल का है, फॉलिंग ट्रेंड है कि राइजिंग ट्रेंड है। यदि राइजिंग ट्रेंड हुआ कृपा करके मत बनाइए कोई भी रिचार्ज स्ट्रक्चर। यदि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है तब आप एक क्राइटेरिया ले लीजिए, दूसरा वाटर लेवल 3 मीटर के नीचे हो। ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पेज नंबर 45 पे दिए हैं मैंने, इस पे देख लिए। इसको क्लासीफाई किया है 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अब नेक्स्ट उसमें दिया है, पास करूँ, ये आप पेज नंबर 46 है। अब अनसेचुरेटेड जोन कितना स्पेस है मेरे पास, सबसरफेस पोटेंशियल, इसकी कैलकुलेशन समझाइए कि आप 3 से 4 मीटर, जैसे 5 मीटर आपके पास है, 8 मीटर था, मुझे डिक्लाइनिंग वाटर लेवल है, तो 5 मीटर के लिए मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या समझना होगा? एरिया इंटू 5 मीटर। अब मैं ये कह रहा था कि ये इतने बड़े मास के अंदर मुझे ऐसा कितना परसेंटेज एरिया मिलेगा जिसमें रिचार्ज करने की संभावना बनेगी। स्पेसिफिक यील्ड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगी। स्पेसिफिक यील्ड का मतलब है कि वो कितने परसेंटेज एरिया में से वो फ्रैक्चर हो या वेदर्ड रॉक है, वो उसको वेदर्ड होना चाहिए और वेसिकुलर बेसाल्ट होना चाहिए, वो वाटर को इम्पार्ट कर रहा है, स्पेसिफिक यील्ड दे रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वो 1 से 1.5% नहीं होता है। तो मेरे टोटल एरिया में से मैं 1.5% पार्ट लूँगा उस क्यूबिक मीटर का, तो आपके पास एक सर्टन आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 100 भी लेता हूँ तो 800 इंटू 1%, 80 स्क्वायर किलोमीटर पे मैं अपने रिचार्ज प्लानिंग को बनाऊँगा। अब इसमें और फिल्ट्रेशन क्या होगा? वो वेसिकुलर बेसाल्ट का लोकेशन जो मुझे फिजिबल बनाएगा, ठीक है ना।
तो आपका मैसी रॉक जो नाले पे बन रहा है वो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से एक सीक्वेंस वाइज ये वाटर स्प्रेडिंग की, पर्कुलेशन की मैंने बहुत बात कर ली है आपसे। इस तरह से ये पर्कुलेट होना चाहिए। ये हरपालपुर मॉडल के अंदर एक पर्कुलेशन टैंक हमने बनाया था। हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर, टोटल 3 स्ट्रक्चर बनाए, इसमें एक स्ट्रक्चर ये भी है। इसने करीब करीब नीचे 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में पर्कुलेट किया और टोटल लैंड में 23 स्क्वायर किलोमीटर को रिचार्ज किया। एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ग्राउंड वाटर टैंकिंग भी था। ठीक है, नेक्स्ट। ये पहाड़ियों पे इरेगुलर टोपोग्राफी है, वहाँ पे क्या है, पानी के आप सर्कुलेट कर दीजिए ऐसे ट्रेंचेस बना के, और उसका स्पेस एरिया ऑलमोस्ट 10% से एक्सीड हो जाए टोटल रिचार्ज का, तो आपको एक सैचुरेशन लाने में मदद मिलेगी। ये एरिया वहाँ बनेगा, कंट्रोल बंड के ऊपर वाला जो एरिया बनता है ना, उस वाले क्षेत्र में कर सकते हैं। ये इस तरह से एक्चुअल में ये विकीपीडिया का ये डायग्राम इस टाइप से आप बना सकते हैं। लेटरल बना सकते हैं, डेंड्रिटिक, ये डेंड्रिटिक टाइप का, ये कंट्रोल पैटर्न पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये चेक डैम, ये आप बढ़िया से जानते ही हैं, आप हमेशा करते हैं। मेरे अपने काम के अंदर नरवर में, पिपलोदा, द्वारकाधीश में ये एक स्टॉप डैम बनाया था। जितना पानी रात का आता था ये ज़मीन में दूसरे दिन ख़त्म हो जाता था। ये गेविन स्ट्रक्चर आप जानते हो, वेलोसिटी से डेवलप करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रिचार्ज स्ट्रक्चर में डगवेल रिचार्ज है, जो आप लोग से शेयर कर चुका हूँ मैं। इसमें एक क्या चीज़ है महत्वपूर्ण जो हमको समझना है, वो है कि जो भी पाइप हम देते हैं ना, ये पाइप है ना वाटर लेवल के नीचे देना है। डगवेल रिचार्ज के अंदर मैं क्यों देना चाहता हूँ पाइप नीचे, क्योंकि उसके अंदर जो बबल्स निकलेंगे वो एक्वीफर जो हमारे कुएं के अंदर बने हैं वहाँ जाके फंस जाएंगे, तो वो रिचार्ज लेना बंद कर देंगे। ये उंडासा रिजर्वायर के नीचे रिचार्ज शाफ्ट बनाया था। आपसे बताने का पर्पस ये है कि रिचार्ज शाफ्ट को नीचे हॉट रॉक आ रहा है, देख लीजिए आप, ये देखिए, ये पूरा हॉट रॉक है। मैंने हॉट रॉक पे इसलिए लिया था, मुझे ये मालूम था कि यहाँ पे एक लिनियमेंट है नीचे, और उंडासा रिजर्वायर का एक लीकेज था वहाँ पे। तो 12 महीने ये रिचार्ज करने के लिए तैयार बैठा था। मुझे सही लोकेशन चूज़ करके, तो इसमें मैंने क्या करा, ऑयल के ड्रम लिया, ये ड्रम है, इस ड्रम के अंदर होल बना दिए और एक फिल्टर सिस्टम ये बना दिया। इसका पानी जिससे गिरेगा इस ड्रम के थ्रू जाएगा। यहाँ एक फिल्टर सिस्टम बना दिया जो बोरवेल के अंदर स्लॉट के थ्रू, ये स्लॉट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये अब क्या है, नॉर्मली रिचार्ज ट्रेन की हम बात बहुत करते हैं, और रिचार्ज ट्रेन बनाओगे कहाँ? बड़े बड़े शब्दों में डिक्लेरेशन देते हैं 4 स्ट्रक्चर बनाना, अरे भाई बनाओगे कहाँ? मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ कहाँ बनाएंगे? दूसरा क्वेश्चन है क्यों बनाएंगे, और बनाने से मुझे क्या बेनिफिट हो, ये तीनों चारों चीज़ें मुझे मालूम होना चाहिए पहले। तो रिचार्ज से मैंने जहाँ तक समझा है वो हमेशा नाला जैसे टर्न लेता है। मतलब क्या, नाला ऐसे चला, बैंड हुआ, तो मेरा क्या सिस्टम हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। बेसाल्ट का फ्लो का कांटेक्ट इस स्लोप के नीचे मुझे वेसिकुलर में मिलेगा, इट इज़ परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन। वहाँ से एक विलेज है देवास रोड पे उज्जैन में, पूरे गांव के अंदर डगवेल वापस आ गए। क्या किया, एक ट्रेंच बनाई, बस कुछ नहीं किया। अब यदि ट्रेंच का एक कॉन्सेप्ट वो समझना, जो मैं सोचता हूँ, आप भी विचार कीजिए। एक स्टॉप डैम आपने बनाया, स्टॉप डैम से 10 से 15 मीटर दूर जाके उसका एक्सकेवेशन कर दीजिए। आप नीचे सुनिश्चित कर लीजिए कि वहाँ पे वेसिकुलर बेसाल्ट आने वाला है, तो आप वो जगह खोल दीजिए, मट्टी हटा दीजिए, क्ले मट्टी हटा दीजिए। कृपा करके फिर बता रहा हूँ, वेसिकुलर बेसाल्ट की थिकनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खोदना है। उसका सरफेस ओपन कर दीजिए, आप कांटेक्ट दिला दीजिए उसको। मैंने तो वही तो किया इसमें। तो वो जो आपने स्टॉप डैम देखा वो पिपलोदा द्वारकाधीश में था, ये रिचार्ज ट्रेन देखी ये पिपलोदा द्वारकाधीश। तो सोचिए कि वहाँ वेसिकुलर बेसाल्ट बिल्कुल छप्पड़ मार के पानी लेने को तैयार बैठा। तो क्या मुझे क्या इम्पैक्ट समझ में आया? मुझे इम्पैक्ट ये समझ में आया कि पहले 700 से 800 फीट के ट्यूबवेल होते थे, वहाँ 250-300 फीट के ट्यूबवेल होते हैं, और वहाँ पानी पहले 2-2.5 इंच बड़े मुश्किल से मिलता, अब 4-4, 5-5 इंच पानी मिलता। दिस इज द चेंज। यही तो हम चाहते हैं ना। दूसरा क्या है, वर्टिकल रिचार्ज शाफ्ट का अर्थ ये है कि जो मट्टी वाला क्षेत्र है हमारा,
तो उसमें जैसे किसी सज्जन ने मुझे बोला था तालाब में बनाई, तालाब में होती सब मट्टी ही है, उस मट्टी के नीचे हमें रिचार्ज करना है, तो उस मट्टी के नीचे यदि कोपरा या वेसिकुलर बेसॉल्ट को कांटेक्ट है तो वहाँ तक यूँ इस टाइप को ओपन करके हम रिचार्ज बना दें, फिल्टर सिस्टम से हम जा सकते हैं। पर तालाब में भी बैक वाटर पर बनना है, और डिफंक्ट हैंडपम्प से गांव के अंदर तो आसपास के घरों को हम फिल्टर सिस्टम बना के ऐसा डायरेक्ट रिचार्ज इंजेक्शन वेल बना सकते हैं, वेल डील करके भी डायरेक्ट इंजेक्शन वेल बना सकते हैं, पानी की सुनिश्चित कर रखें कि इसकी क्वालिटी पर्याप्त मात्रा में अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत डाइक हम बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत समय से डिस्कशन कर रहे हैं। 1996 में जो बारवा कला के अंदर डाइक बनी तो मैंने सबसे पहले ये इंश्योर किया था कि उस नाले के अंदर ये बेस फ्लो हैवी कि नहीं, ये नाला बेरा, ये नाला का दिशा है, ये उसके अक्रॉस ये पडल सेक्शन खोदी गई। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वेसिकुलर बेसॉल्ट की थिकनेस है 3.75 मीटर थी। ये एक आदमी और बनाया, हमने ये कोलांस में बनाया है। ये आपको नाले के नीचे उतर के ये थिकनेस बता रहा है, देखो भैया यहाँ से यहाँ तक वेसिकुलर बेसॉल्ट पूरा है। तो यहाँ पडल सेक्शन जब भरी गई थी इस आदमी की हाइट से यहाँ तक पूरी भर दी थी हमने। ये पडल सेक्शन बता रहे, मई महीने की 22 तारीख थी, ये पानी हमने निकाला और यहाँ पे पडल भर दी। पूरे सिस्टम की एक ऐसी स्ट्रक्चर है ये जो आपकी पूरी फेल्योर को सक्सेस में कन्वर्ट कर देगी। स्टाफ डैम में पानी नहीं रुकता है, पानी रुकना शुरू हो जाएगा। तालाब में पानी निकल जाता है, पानी रुकना बंद हो जाएगा। अंदर ज़मीन में रिचार्ज होता हुआ पानी जो बेस फ्लो बनाता है, ज़्यादातर नदी नालों में सितंबर के माह तक बेस फ्लो रहता है। शिप्रा में आज भी बेस फ्लो सितंबर के आसपास रहता है। हम सही लोकेशन पे बनाए। खान नदी पे आप जाओगे इंदौर की और आपने बोला मैं इसको ठीक करता हूँ, डाइक बनाता हूँ, तो कृपा करके मत बनाना। यदि पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूशन है, तो हम उस एरिया को अवॉइड करें। पॉल्यूशन वाला वाटर ना, हम यदि इंश्योर हो जाए कि नहीं सही में बहुत अच्छा एरिया है जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं, तो निश्चित रूप से हम रिचार्ज की प्लानिंग करें। नेक्स्ट, ये ग्राउंड वाटर टेमिंग का बता ही दिया मैंने आपको। ये हरपालपुर में एक मॉडल बनाया था, उसमें टेमिंग का स्ट्रक्चर लिया। टेमिंग मतलब एक ट्रेंच खोद दिया 10 बाय 30 मीटर का, उसमें सेंटर में लिनामेंट के ऊपर एक बोर डील कर दिया और एक रिचार्ज शाफ्ट बना दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मालूम था कि मेरा ऊपर भी एक्वीफर बन रहा है और ज़मीन के नीचे भी फ्रैक्चर एक्वीफर बना रहा है। तो ऊपर को सैचुरेशन में लाना है, पूरा ड्राई पड़ा है। वो गांव की हालत ऐसी कि पिछले 40 साल से उस गांव के अंदर पानी बिल्कुल नहीं था। महिंद्रा कंपनी थी, उनकी ये शर्त थी हमारे साथ में, 100% सक्सेस, 100% रिटर्न और 90 लाख का चेक। हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए, हमने कोई ज़्यादा नहीं बनाया। पर्कुलेशन टैंक बनाया, एक डाइक बनाई, जो पर्कुलेशन टैंक से पानी निकला उसको नीचे जाके बंद कर दिया। फिर किसी लोकेशन में साहब ने जियो फिजिकल सर्वे से रिचार्ज शाफ्ट बनवाई और इस तरह से प्लानिंग को सक्सेस करा। वहाँ गर्मी में भी पानी, समर में 1 साल में रिटर्न आ गया। नेक्स्ट, ये कोलांस का मैंने डिस्कस कर ही लिया, आपको बताया था कैसे फ्लो मैंने बताया था, ये फ्लोज बनाए थे वेसिकुलर बेसॉल्ट को। ये नेक्स्ट वाला ये फ्लो है, ये हमारा कोलांस का, ये इसमें इस टाइप का लेयर हमको मिलता है। अलग अलग लेयर हम निकाल सकते हैं और एक 3D मॉडल है ये, कैसे इसमें अंदर ज़मीन के अंदर वेसिकुलर बेसॉल्ट की थिकनेस का वेरिएशन होता है, ये हम निकाल सकते हैं मॉडल से। नेक्स्ट, ये गांव का प्लान है बड़जेरी का, जो इसमें सब कुछ दिया है इस वाले मॉडल के अंदर। इसमें ये बताने की कोशिश कि आप हमेशा फार्म पॉन्ड की बात करते हैं, तो फार्म पॉन्ड अल्टीमेटली कहाँ बनाना है? क्या हमें रिचार्ज पर्पस के लिए बनाना है? क्या हमें वाटर स्टोरेज के लिए बनाना है? यदि हम रिचार्ज की बात करते हैं तब तो हमें 3 बाय 3 गड्ढे में काम बन जाएगा। खेत का जितना भी पानी है, 1-2 हेक्टर का, 3 हेक्टर का, यदि वहाँ पे लिनामेंट मिल जाता है, जितने खेतों के एक क्रॉस लिनामेंट जा रहे हैं, हर किसान के उस खेत के ऊपर एक छोटा सा शेलो रिचार्ज शाफ्ट बना के फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। यदि आपको लगता है देवास का मॉडल जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, तब आप 2-2, 3-3 हेक्टर के बनाइए तालाब। तो मेरा ये कहने का है कि हमें ज़मीन को बचाना है, हमारी खेती बाड़ी को बचाना है, पर रिचार्ज की प्लानिंग रिचार्ज वाली स्थिति में ही करना है।
हर 70% एरिया मान के चलो मोटे मोटे रूप से कि हार्ड रॉक्स हम रेडी कर रहे हैं, और 20 से 30% के बीच में वेसिकुलर कॉन्टैक्ट। ये एक नर्वर का मॉडल है जो मैंने बोला था 110 स्क्वायर किलोमीटर पे। ये मैंने अलग अलग लोकेशन पे रिचार्ज शाफ्ट, स्टॉप डैम, फिर ये डाइक, यहाँ पे एक डाइक, ऐसे करके 2 डाइक्स बनाई, और ये करीब करीब 90.95 स्क्वायर किलोमीटर में गर्मी में पानी उपलब्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये 15 विलेज में इसका इम्पेक्ट यह आया कि ये इम्पेक्ट के बनने के पहले की स्थिति है। आप ये देखिए ग्रीनरी की स्थिति का डेवलपमेंट आया, तो स्पेशल डाटा के अंदर एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र था वो 36 हेक्टर था, 51 हो गया, फिर इससे और इंक्रीज हो गया 56 हो गया। तो ये पिछले 3 साल के अंदर पूरा चेंजेस हो गया इस एरिया के अंदर। जो भी वेजिटेरियन एरिया था उसके अंदर डेवलपमेंट आया, देखिए आप। तो हर स्केल के ऊपर जो लैंड यूज़ के अंदर चेंजेस आए वो सेटेलाइट डाटा के डिफरेंट पीरियड के हिसाब से, इवन वाटर लेवल पे भी स्टडी की गई थी इसकी। नेक्स्ट, ये वाटर लेवल देखिए, रेट वाला को देखिए आप। इनिशियल जब स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट ऐसा था, फिर ये कम हुआ, उसके लेवल के नीचे ये 24-25 मीटर था, ये 20 मीटर हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि सैचुरेशन इस तरह से आया कि मेरी वाटर लेवल 10 से 12, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि 2015 में वाटर लेवल की ये 5 से 10 मीटर में ये स्थिति थी, 10 से 15 में स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कितना परसेंटेज चेंज हुआ था। तो ये ग्रेटर देन 25 वाला आके देखिए अब ये 9.83 हो गया। तो 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जब वाटर लेवल 20 से 25 मीटर बनती थी, उसका एरिया रिड्यूस हो गया। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इससे ये कन्वर्ट हो गया, ऐसे करके प्रोसेस डेवलप होती गई। नेक्स्ट, ये क्रॉप पे इम्पेक्ट ये आया है। मुझे याद है कि ये खरीफ क्रॉप के अंदर तो क्या चेंजेस आए, रबी के अंदर ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट है कि 65 से 73 पे पहुँच गया। और शुगर केन के क्रॉप के अंदर 61 से 172 हो गया, जिससे कैश क्रॉप का चेंज हुआ। नेक्स्ट, ये हरपारपुर मॉडल है जो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉडल में ग्रेनाइट के रीजन के अंदर क्या चेंज है। एक ये क्वार्ट्ज रीफ थी जिसको हमने स्टैटिक स्टडी करी और उससे जो थिकनेस बनी वेदर ग्रेनाइट की, उसको इस दसान नदी तक ले गए, यहाँ पे समझा और यहाँ डाइक बना दी। नेक्स्ट, और ये हरपालपुर मॉडल, जब मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था कि आपको एरिया को समझना पड़ेगा, रेनफॉल का पैटर्न आपको मालूम है कितना रेनफॉल की वजह से मुझे वॉल्यूम बना है, और उस वॉल्यूम में से मैं कितना मेरे एरिया के सुटेबल रिचार्ज के लिए मैं प्लानिंग करूँगा, और उसमें पोस्ट मानसून का जो रोल है उसमें कितना एरिया पोस्ट मानसून में, जैसे 7.2 था मैं, तो मैं डेफिनेटली 3 मीटर घटा के 4.2 के आसपास काम करूँगा। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई थी 1.5। इसका टोटल तो ज़मीन के अंदर 0.38 MCM वाटर की मुझे ज़रूरत, रिचार्ज करने की ज़रूरत है। उसका 1.5%, 0.38 का 1.5% में यदि काम करो तो मुझे पानी जो सरफेस पे ज़रूरत है रन ऑफ की 1.44। पर उस एरिया में क्या प्रॉब्लम थी कि वो स्ट्रक्चर थे तो वहाँ 0.43 ही MCM था, तो आई हैव टू स्टिक टू दिस 0.43 ओनली। इवन आपका सरफेस पोटेंशियल कह रहा है कि इतना रिचार्ज करूँगा, इतने पानी की ज़रूरत है, पर पानी उपलब्ध नहीं होगा तो क्या करोगे। तभी हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए कि नहीं पानी ज़्यादा नहीं है, इसको ऐसा करेंगे। इस तरह से एक पर्कुलेशन टैंक, एक नाला बंड, एक विलेज, जो भी स्ट्रक्चर हमने पॉन्ड बनाए, उसके बावजूद पूरा टाउन का जो डेवलपमेंट समझ, देखो आप इस एग्रीकल्चर में देखिए, ये 2018 में ये था, ये डेवलप हो गया। ये सब 1 साल में डेवलप हुआ, कोई 1-1, 2-2, 5-5 साल नहीं लगे। चलिए नेक्स्ट, ये कावेरी नदी खंडवा का है, इसका एक मॉडल बताया कि फ्लो को कैसे बनाते हैं, उसका है एक्सप्लेनेशन।